देश के सबसे बड़े प्रदेश में कहीं सूपड़ा साफ ना हो जाए, यही वो आशंका है जो हर कांग्रेसी को भीतर ही भीतर बेचैन कर रही है। भले ही समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाकर कांग्रेस उसके हिस्से में आई 17 सीटों में से 13 पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन बाकी बची 4 सीटों में अमेठी और रायबरेली की उम्मीदवारी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें भी रायबरेली की एकमात्र सीट ही प्रदेश में कांग्रेसियों का मनोबल का आसरा भी। अन्य सीटों पर अपनी हार जीत की चिंता छोड़कर फिलहाल कार्यकर्ताओं के दिमाग में एक ही सवाल कौंध रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका वाड्रा चुनाव मैदान में होंगे या नहीं। कांग्रेस ने भले ही 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रियंका और राहुल को जगह दी है, लेकिन सवाल यह कि क्या अमेठी और रायबरेली से इन दोनों को उम्मीदवार बनाया जाएगा। अमेठी सीट पर अगर राहुल उतरते हैं तो उनका मुकाबला स्मृति ईरानी से होगा, लेकिन रायबरेली पर तो प्रत्याशी बीजेपी ने भी नहीं उतारा। क्या वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है? इस मुद्दे पर दो टूक में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको लेकर सियासी बयानबाजी सुन लेते हैं। अभी आने दो भैया, वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और मजबूत जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, लगभग मुझे लगता है कि जनता की जो डिमांड रही है, डिमांड पूरी हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि उसे रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें हारनी है। उत्तर प्रदेश ने गढ़ और किलाओं की जो मानसिकता लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में चल रही थी, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने तोड़ने का काम किया है। राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव हारने के बाद लौट के वापस अमेठी नहीं आए और हार की डर से सोनिया गांधी जी ने रायबरेली को त्याग दिया। तो इस बात के संकेत हैं कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस पार्टी के पास न तो कार्यकर्ता बचे हैं, न तो वहां की जनता उनके प्रति कोई भरोसा दर्शा रही है। इसीलिए रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। लेकिन आज की बहस हम क्यों कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में यह बहस होना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ हमारे सवाल भी, अमेठी रायबरेली की लड़ाई, कांग्रेस की टेंशन हाई, पुराने गढ़ से दूरी, क्या है कांग्रेस की मजबूरी? रायबरेली सीट पर हार का डर, सोनिया गांधी ने बदली डगर। मैदान में बीजेपी के महारथी, कांग्रेस नाम में उलझी। गढ़ की लड़ाई, जीत के लिए बीजेपी का जोश आई। तो ये तमाम सवाल आज के हमारे रहने वाले हैं और इसी के साथ जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। अशोक पांडे बीजेपी से प्रवक्ता होंगे और भुवन भास्कर जोशी जी एसपी से प्रवक्ता हमारे साथ यहां पर होंगे। साथ ही संजीव सिंह जी का भी मैं स्वागत करूंगी, कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ इस समय इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हूं कि चर्चा में जिस तरीके से आप अपनी राय रखेंगे उससे दर्शकों को ये मैसेज जाएगा, क्योंकि ये सभी सवाल दर्शकों के हैं। संजीव जी, इसलिए मैं आपके पास पहले आना चाहूंगी। कांग्रेस की अगर बात करें तो देश की सबसे पुरानी मजबूत पार्टी थी कांग्रेस, और बात अगर अमेठी रायबरेली की करें तो जैसे कार में एक इंजन होता है और इंजन कार की ताकत होती है, ठीक वैसे ही अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के लिए। लेकिन जब इंजन ही खराब होने लगे या खराब दिखने लगे तो किस तरीके से कार को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि ये लगातार बीजेपी की ओर से निशाना साधा जा रहा है। आखिरकार अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस कर क्या रही है? तो आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। और इस समय भुवन भास्कर जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी। भुवन भास्कर जी, क्योंकि आप लोग कांग्रेस के साथ हैं और ऐसे में देखिए अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर आप लोगों पर भी नजर है, क्योंकि आप लोग अपना समर्थन तो दे ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इस लेट लतीफी का जो असर है एसपी पर भी पड़ेगा, लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। कैसे इसे देख रहे हैं आप? दीपिका जी, जब से चुनाव का शंखनाद हुआ है, समाजवादी पार्टी सबसे पहले अपनी सूचियां जारी की और तब भारतीय जनता पार्टी की सूची भी बहुत लेट आने का काम हुआ। और अब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से इनके प्रवक्ता का बयान भी सुन पा रहा था। वो ये कह रहे थे कि कुछ सीटों पर जल्दी ही कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे।
जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जो पीडीए प्लस इंडिया, ये भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगा। इस सूत्र पर हम चल रहे हैं और कांग्रेस ने भी 13 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। 4 पर उनके कैंडिडेट जल्दी आ जाएंगे और हम लोग निश्चित तौर पे जो अहम मुद्दे हैं, जो 2014-19 में हमने देखा था, आदरणीय मोदी जी ने जो वादे करे थे, बाद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन्हें जुमला कहा और अब वो मोदी जी की नई गारंटी बनकर आ रहे हैं, तो उनका भी जवाब देने के लिए जनता बिल्कुल तैयार है। जिस प्रकार उन्होंने युवाओं को ठगने का काम करा, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी आएगी, लेकिन नौकरी तो नहीं आई, लेकिन परीक्षा लीक हुई और परीक्षा लीक का एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश बनाने जा रहा है। उसमें हम देख पा रहे हैं छात्रों को धरने पे बैठना पड़ा। एक हमारी बेटी जो पुलिस परीक्षा में लीक होने से आत्महत्या कर लेती है, कन्नौज का एक बेटा आत्महत्या कर लेता है। ये दौर भी देश और प्रदेश देख पा रहा है। निश्चित तौर पे जो सरकार नौकरी देने की बात थी, उसमें तो ठगने का काम ही करा। आज युवा जो है या तो आत्मदाह कर रहा है या फिर बिहार नौकरी मांगने जा रहा है। ये देश ने देखने का काम करा। यानी कि अगर लेट लतीफी भी हो रही है और सीटों पर चर्चा को लेकर हम बात करें तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर ये है कि बीजेपी इस समय ढंग से काम नहीं कर रही है, युवा बेरोजगार हैं और इसका जो फायदा है वो कांग्रेस और एसपी यानी कि आईएनडीए गठबंधन को मिलेगा, चाहे दोनों दलों की तैयारी कैसी क्यों ना हो, ये आप कह रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं संजीव सिंह जी से। संजीव सिंह जी हमारे साथ बन चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है संजीव सिंह जी। जैसा कि मैंने पहले पूछा था अपना सवाल, एक बार फिर से ये दोहराती हूं कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की एक ताकत, लेकिन क्या ये ताकत टूटती दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी तक प्रवक्ताओं के नाम, जिस तरीके से, माफ कीजिएगा, उम्मीदवारों के नाम है वो सामने नहीं आए हैं। बीजेपी लगातार इस चीज को निशाने पर ले रही है। कैसे कांग्रेस कब तक नाम सामने लाती है और कौन सा नाम सामने आता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दीपशिखा जी, पहले तो हमारी आवाज चली आपके चैनल पे नहीं आ रही थी, मैं अपनी बात फिर से रखता हूं। पहली बात कि मीडिया के कुछ चैनल और भारतीय जनता पार्टी का जो चोली दामन का साथ है, आशंकाओं के बादल में पिछले कई महीनों से छिपे थे। कभी कहते थे साहब गठबंधन नहीं होगा, इंडिया गठबंधन टूट रहा है। उन्हें इंडिया कहने में शर्म आती। मैं समझ सकता हूं कि जिसके संगठन ने 52 साल तक तिरंगे को सम्मान नहीं दिया, वो इंडिया नहीं कह पाएंगे, वो इंडी ही कहेंगे। तो मैं उनके एनडीए के गठबंधन के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं कि 80 सीट जीतने वाले लोगों को चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में 8 वोट पार करते देखा है, तो 400 पार का सपना वो न दिखावें। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो 80 सीट जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रजय राज जी ने कहा कि 17 में से जैसे हमारे पास आपने देखा कि 4 सीटों की बात है, वो भी उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। और निश्चित है कि परंपरागत सीट हमारी रायबरेली और अमेठी रही है। आज उस सीट पर भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो हमारे कार्यकर्ताओं की सोच है, शीर्ष नेतृत्व उसके मुताबिक निर्णय लेगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी छिपी हुई है, कैसे छिपी हुई है? आपने देखा कि राहुल गांधी जी की जब न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आई थी, तो अमेठी में वो आप भीड़ ने देखा था, उस भीड़ के सैलाब को आपने देखा था वाराणसी से लेकर के। इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आज वो भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पे छिपी हुई है। वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो सरकार वीक होती है उसी में पेपर लीक होता है। ये आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अगर परीक्षाओं को गिनाने लगूंगा तो अभ्यर्थी यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भरता है, लेकिन पता चलता है अंतिम रिजल्ट तो सुप्रीम कोर्ट तक के लड़ता रहता है। ये उत्तर प्रदेश की हालत है। किसानों की दुगनी आके देने की बात कही थी, यही नरेंद्र मोदी जी ने जब गुरु नानक जयंती के दिन आपने देखा कि 700 से ज्यादा किसान शहीद हुआ और देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, आज किसानों के साथ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां से बुनकरों को बुनकरी पसंद है, वाराणसी का साड़ी उद्योग आता है। दीपशिखा जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा बुनकर आज हताशा के उसमें, यानी कि आपका भी यही मानना है भुवन भास्कर जोशी की तरह कि भले ही उम्मीदवारों का नाम अभी सामने ना आया हो, लेकिन मुद्दे इस तरीके के हैं विपक्ष के पास कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके उलट बीजेपी क्या कह रही है वो हम सुन लेते हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी जुड़े। अशोक पांडे जी, इंतजार तो आपकी तरफ से भी है, नाम तो आपकी तरफ से भी सामने आ जाने चाहिए थे, ये कहना है हमारे जो साथी प्रवक्ता है उनका, क्योंकि आप लोग तो दम भरते हैं कि हम तो 80 लोकसभा सीटें जीत कर रहेंगे। फिर वेट एंड वॉच की स्थिति कहीं ना कहीं क्या दर्शा रही है? आप लोगों की ओर से नाम कब सामने आएंगे?
ये दम हम नहीं भरते, दम इन लोगों का है कि परंपरागत सीट है। अरे कहीं परंपरागत सीट नहीं है। इंदिरा गांधी बनारस के लोक बंधु राजनारायण से हारी थी, संजय गांधी हार गए थे। अभी राहुल गांधी हार के बरनाट चले गए, उनकी माता जी हार के डर से राजस्थान चली गई, और प्रियंका लड़ेंगी तो हार के ननिहाल चली जाएंगी। एकदम जनता ने फैसला ले लिया है। और राहुल गांधी यात्रा पे निकले थे तो बनारस के नौजवान उन्हें शराबी नजर आ रहे थे। चोरों को सारे नजर आते हैं, चोर पूरे कह रहे थे कि बनारस के नौजवान, पूर्वांचल के नौजवान नशे में चूर रहते हैं। अरे मालिक, जनता जानती है नशे में कौन चूर रहता है। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। इस बार हम लोगों ने काम किया है, किसानों के जेब तक 2000 रुपए सीधे पहुंचाने का काम। सभी लोग किसानों को मजबूर बना के मजदूर बना दिए थे। पहली सरकार है जिसने किसानों के जेब तक सीधे पैसा पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में भुवन भास्कर जी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में अपराधी जिंदा मोच देने का काम करते थे। अब हमारे राज्य में कोई अपराधी जिंदा मोच नहीं दे पाएगा। बिल्कुल अशोक जी, तो ये तमाम चीजें आपने बताई है जो बीजेपी की ओर से किया गया है और जनता इसके आधार पर लगता है बीजेपी को वोट देगी। लेकिन मेरा सवाल वही कि क्या बीजेपी भी यहाँ इन सीटों को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में, या कांग्रेस से पहले बीजेपी की ओर से नाम सामने आ जाएंगे? हमारे यहाँ अमेठी से स्मृति जी है, रायबरेली से सीधे घोषणा हो जाएगी। इनके यहाँ भी लगभग पता है। आराधना मिश्रा रायबरेली से लड़ने वाली है, या अमेठी से चर्चा हो रही है। प्रियंका नहीं आ पाएंगी, राहुल डर के मारे नहीं आए, उनकी माताजी राजस्थान चली गई। इन्होंने, चलिए जवाब ले लेते हैं संजीव सिंह जी से। संजीव सिंह जी, कुछ बिंदु यहाँ पर रखूंगी और उन बिंदुओं के आधार पर जो आप कहना चाहते हैं उसका भी मैं यहाँ पर जवाब लेना चाहूंगी। सबसे पहले कुछ मोर्चों की हम बात कर लेते हैं। आपने INDIA गठबंधन की बात की। INDIA गठबंधन को लेकर लगातार ये आरोप लग रहा था कि टूट जाएगा, लेकिन जो मजबूत स्तंभ थे वो तो फिर भी गिर गए, चाहे हम बात करें पश्चिम बंगाल की या बात करें बिहार की। सबसे पहली बात। और दूसरी बात यहां पर मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि परंपरागत सीट है और उस सीट पर किस तरीके से कांग्रेस अपना प्रदर्शन करते वो देखा है। अब से कुछ समय पहले तक लगातार कांग्रेस का दमखम हमने उन 2 सीटों पर देखा है, लेकिन स्मृति ईरानी के हाथों राहुल गांधी की जो करारी हार हुई उसने कई सवाल भी खड़े किए, और यही सवाल यहां पर ये बनकर उभर रहा है क्या इस बार भी कांग्रेस डरी हुई नजर आ रही है। और तीसरे मोर्चे की मैं बात करूंगी कि ये कि आप लोगों की ओर से जो फैसले आला कमान की ओर से लिए जा रहे हैं उनमें जितनी लेट लतीफी होती है, ये सभी विशेषज्ञ कहते हैं, राजनीतिक जानकार कहते हैं कि उससे जो निचले स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, जो सबसे ज्यादा मजबूत कड़ी किसी जीत की बनते हैं या हार की बनते हैं, उनमें कहीं ना कहीं अविश्वास आ जाता है। जो नेता है लगातार बीजेपी में जा रहे हैं, वो बात अलग है कि बीजेपी में जाकर उनके पाप धुल जाते हैं। जी संजीव जी। देखिए, सबसे पहली बात, दीपशिखा जी जो डरी हुई बात की, तो कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि हमने 150 साल जिन अंग्रेजों ने राज किया था उनको खदेड़ने का काम किया, और उन अंग्रेजों से पेंशन लेकर के उनके तलवा चाटने वाले और माफीनामा मांगने वाले वो हमको डरवा नहीं सकते। दूसरी तरफ थोड़ा सब्र रखिए, अब ये सब्र रखिए थोड़ा। दूसरी बात आपने जिस डर को बताया, वो डर भारतीय जनता पार्टी, आज प्रधानमंत्री जी कल मेरठ में बोल रहे थे भ्रष्टाचार के ऊपर प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए कि असम से लेकर महाराष्ट्र तक वो भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी बांटने वालों को मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। एक वसूली गैंग चलाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गाल पे तमाचा मारा जब कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर असंवैधानिक चीजें हैं, और उसको लेकर के सब्र रखिए, अभी पोल खोलना पूरी। दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर कहा, अरे BHU में IT गैंगरेप हुआ, और IT गैंगरेप करने वाले इनके सोशल मीडिया के जो पदाधिकारी थे, वाराणसी पुलिस ने कहा कि वो शराब के नशे में थे। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कैसा युवकों का निर्माण करना चाहती है? अपने युवकों को अधिनाथ में शराब पीते हुए जो गैंगरेप में पकड़े जाते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी इस बात को फिर से चेतावनी देके कह रही है
कि जिस तरह से आपने कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज किया, ये आपका डर बताता है। नेताओं को आप जेल डालते हैं, आपका डर बताता है। अगर सीना ठोक करके देश का प्रधानमंत्री कहता है एक अकेला भारी, तो प्रधानमंत्री चलिए, तमाम बातें आपने रखी और आप ही के साथ जुड़ा एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पर भुवन जोशी जैसे लेना चाहूंगी। भुवन जी, और आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी मैं सुनूंगी और दर्शक सुनेंगे। जिस तरीके से संजीव जी ने यहाँ पर बताया, कुछ मुद्दे बताए बीएचयू को लेकर, जो जिस तरीके से रेप हुआ था और 60 दिन तक कहीं ना कहीं पुलिस को कोई सुराग भी नहीं लगा था, जो कार्यशाली थी, सवाल यहाँ पर उठे थे। कुछ ऐसी और भी अन्य चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जाती दिखाई भी दी थी। लेकिन अभी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जनता बीजेपी पर ज्यादा भरोसा कर रही है। राम मंदिर निर्माण की हम बात करें और उसी के साथ सीए को लेकर हम बात करें, इतना ही नहीं, कई ऐसी चीजें हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर, जो इंडिया है यानी कि भारत है, उसकी जो एक वैल्यू बढ़ी है उसकी हम बात करें। ये सारे मुद्दे अगर बीजेपी के पास है तो आप लोगों के पास ये मुद्दे हैं। लेकिन सवाल वहीं पर आकर अटक जाता है कि रायबरेली और अमेठी और कांग्रेस के उम्मीदवारों का वहां से नाम सामने ना आना, जिस पर खुलकर आपकी ओर से भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। आती है वो अभी बात कर रहे थे किसानों की। मैं बताना चाहता हूँ 7 साल के शासन में योगी जी के और 10 साल के आदरणीय मोदी जी के शासन में तो उन्होंने क्या देने का काम करा। मैं कहना चाहता हूं, जो किसानों की पहले जो हत्या होती थी या तो आतंकवादी करते थे, क्रिमिनल करते थे, लेकिन जो नया भारत इन्होंने बनाया है उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। गृह राज्य मंत्री का बेटा अपनी थार लेकर निकल जाता है और किसानों की हत्या कर देता है। ये नया भारत बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने करा। हमने देखा 750 किसान मारे जाते हैं आंदोलन में, ये देश ने देखा और इनके जू भी नहीं रहती। मैं पूछना चाहता हूँ, ये देश जो था जय जवान जय किसान के नारे पे चलता था, लेकिन आज क्या हो रहा है? जवान और किसान को सामने कर दिया गया है। किसान का स्वागत फूलों से होता था, आज किस चीज से स्वागत हो रहा है? किलो से उसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, स्वागत कर रही है उसका आंसू गैस से। ये नया भारत भुवन जी, इसी में एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी। किसानों का जो आंदोलन था, किसान आंदोलन पॉइंट 1, उसमें हमने देखा जनता का समर्थन था, लेकिन किसान आंदोलन पार्ट 2 की हम बात करें तो इतना जन समर्थन नहीं मिल रहा है। बल्कि आप सोशल मीडिया जैसे बताते हैं कि आप सोशल मीडिया पर, सच्चाई है बीजेपी की, उसी सोशल मीडिया पर लगातार ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस, जो ये माफ कीजिएगा किसानों के बेस में कोई और है। इस पर भी मैं आपकी राय साथ में लेना चाहूंगी, क्योंकि सवाल अभी भी वही है, अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की ओर से अभी तक उम्मीदवार सामने नहीं। दीपशिका जी, मैं बताना चाहता हूं, क्या किसानों के साथ इस तरह से बॉर्डरों पे कील छोड़ी जाती है? उनको अपनी बात को रखने के लिए दिल्ली क्यों नहीं आते? मैं आपको बताना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी की स्थिति क्या है। एक जो डरा हुआ तानाशाह है, वो मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है। ये इस बात को केवल मोदी जी लागू, और सारे भ्रष्टाचारी तो इन्होंने अपने साथ कर लिए। 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी अजीत पवार इनके साथ है। हेमंत बिस्वा जिस पे घोटाले का आरोप लगा वो इनका मुख्यमंत्री है। और इसके साथ साथ आप देखिए अभी क्या हुआ, आदर्श घोटाले के अशोक चौहान को मेंबरशिप दिलाते, अगले दिन राज्यसभा देते हैं। माननीय मोदी जी को और योगी जी को भ्रष्टाचारियों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दूसरे दल में रहे तो दिक्कत है। अपने यहाँ समावेश करके उसको गंगा स्नान कराने का काम। चलिए जवाब ले लेते हैं अशोक पांडे जैसे। अशोक पांडे जी, विपक्ष यहाँ पर कह रहा है कि दूसरे के घर पर तब आप कीचड़ उछालें जब आपका अपना घर साफ हो। यानी कि विपक्ष कह रही है कि जिन नेताओं पर कई आरोप होते हैं, कई मामले होते हैं, जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। और इसी के साथ जो आप कहना चाह रहे हैं वो भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी, जिनका नाम ले रहे हैं उनके मामले विचाराधीन है, कुछ लोग बरी हो चुके हैं। इनके यहाँ लालू यादव चारा चोर के सजा याफ्ता है। गठबंधन में इंटरप्ट नहीं करता अशोक जी, नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार के जासूसी में सोनिया और राहुल गांधी जमानत पे है। कैसे गायब हो गई, देश जानना चाहता है। जिसके आरोप लगे छगन भुजबल, ये लोग सीधे गायत्री मंत्र जाप करने वाले लोग हैं, प्रजापति मंत्र का जाप करने वाले लोग हैं। किसान की बात करते हैं, औने पौने दाम में चीनी मिलों को बेचने का काम यही सरकार इनकी करती थी। हमारी सरकार आई है, चीनी मिलों की व्यवस्था सुसज्जित हमने कराई। कई रुपया किसान के खाते में जाता था। राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री कहता है, 15 दिन में प्रधानमंत्री जी कहे थे 2022 के चुनाव में, 1 रुपया चलता था।
भुवन जी, आपसे एक सवाल, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि शांति का यहाँ पर दान दीजिए जब दूसरा प्रवक्ता कह रहा हो कुछ। तो संजीव सिंह जी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। संजीव जी, ये सवाल आपसे है और ये मेरा आखिरी सवाल रहने वाला है। सबसे पहली बात ये कि बीजेपी ने कुछ मुद्दे बनाए और वो मुद्दे आप जानते हैं, जिनमें मैं जिक्र करना चाहूंगी राम मंदिर का, दूसरा मैं जिक्र करना चाहूंगी सनातन का, तीसरा मैं जिक्र करना चाहूंगी सीए का। भरपूर जन समर्थन मिलता इन तमाम मुद्दों में दिखाई देता है। अगर नहीं दिखाई देता है तो एक बार राम मंदिर के दर्शन आप कीजिए, आपको पता लग जाएगा जब 5 लाख की संख्या में लोग वहां पर आते हैं। और दूसरी चीज ये, इन तमाम मुद्दों के बाद अगर हम INDIA पर नजर डालें तो उनके पास कुछ मुद्दे हैं, बेरोजगारी को लेकर, युवाओं के साथ जो तमाम चीजें हो रही हैं उसे लेकर, या कानून व्यवस्था को लेकर भी हम ले लीजिए। लेकिन जो विपक्ष है वो अभी तक इसको लेकर कोई विकल्प नहीं दे पा रहा है कि ठीक है, अगर बीजेपी की ओर से तमाम चीजें हैं, कमियां हैं, तो हम उसके एवज में क्या करेंगे अगर सरकार में आते हैं। ये यहां पर लगातार सवाल बना हुआ है। और इसी के साथ एक बार आखिरी बार मैं पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस की जो मजबूत सीटें थी उन पर नाम देरी से आना क्या ये सवाल खड़े नहीं करता? दीपशिखा जी, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा, दर्शकों के सामने बिल्कुल रखूंगा। पहली बात आपने धर्म की उठाई। धर्म दीपशिखा जी व्यक्तिगत आस्था की चीज है। राम मंदिर निर्माण को लेकर के कोई सरकार होती तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, न कि भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी तरफ हम सब ने देखा कि राम मंदिर के नाम पे जमीन की चोरी करने वाले चंदा चोरों को हमने देखा। जो व्यक्ति सुनने का प्रयास करिए, और आज हमने देखा कि जिनको मां कहते हैं। चलिए, आप तीनों का शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। और कुल मिलाकर लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से कुछ मुद्दे हैं और किसी के पास कुछ मुद्दे वो इतने हावी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर हावी होंगे, अगर उनकी ओर से इन मुद्दों पर अपना वैकल्पिक जो नजरिया है या एक तरीका है वो पेश किया जाएगा तो जनता को जाहिर तौर पर विश्वास भी होगा। लेकिन बात यहाँ पर अमेठी और रायबरेली की हो रही थी और बात इसलिए हो रही थी कि कांग्रेस के परंपरागत सीटें रही हैं और इन परंपरागत सीटों पर अगर नाम सामने नहीं आता है, देरी होती है, तो सवाल खड़े होना लाजमी है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में रायबरेली पर नजर आती है। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात यह रहेगी कि लोकसभा चुनाव में इन 2 सीटों पर क्या रहता है, क्योंकि बात अगर पूरे देश की करें या बात पूरे यूपी की करें, ये 2 सीटें कांग्रेस के लिए बेहद अहम। 2 टूक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत और आप बने रहें न्यूज़ स्टेट के साथ। नमस्कार।